नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का ब्यौरा रखते हैं, इस आधार पर आपकी कल के बाजार की विशेष तैयारी कराते हैं और इस शो में आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, याद रखिए, यूट्यूब पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। बस अंतर ये होता है कि आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में दिए जाएंगे। शुक्रवार को जो आपने सवाल हमसे पूछे थे उन सवालों के जवाब आज की चर्चा में दिए जाएंगे। तो अपने सवाल पोस्ट कीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए, किस भाव पे आपने ये स्टॉक लिए हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में लिया है, क्या नज़रिया है आपका, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से जानकारी दीजिए और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से टेक्निकल एनालिस्ट किरण जानी साहब हैं और हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज़रा मैं बाज़ार का एक चेक साफ तौर पर रख दूं तो बाज़ार में जो जोश है वो हाई नज़र आ रहा है। निफ्टी देखिए 25,100 के पार क्लोजिंग लेता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी हालांकि एक वक्त पे 57,050 तक का स्तर पहुंच चुका था, लेकिन वहां से फिसला बैंक निफ्टी और 56,850 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। मार्केट ब्रेथ काफ़ी शानदार रहा। मात्र 792 शेयर ऐसे रहे जो कि लाल निशान में नजर आए, वहीं 1966 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। तो ये था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू, प्राइवेट बैंक, ऑटो, माइक्रो फाइनेंस बैंक और अगर हम बात कर लें आईटी और मेटल, इन सब में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट अच्छा था। किरण जी के पास जाएंगे। किरण जी बताइए, अब बाजार को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से निफ्टी में भी नजर आ सकती है? बैंक निफ्टी में जो हल्कापन हमने देखा बाद एक हाई बनाने के बाद। सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। रीजन बीइंग आप देखोगे तो पिछले कई टाइम से बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा और वन साइड बैंक निफ्टी में 57,000 के रेट्स टच किए हैं। आज का अगर आप मार्केट एक्शन देखोगे, नॉट ओनली बैंक निफ्टी बट निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं ओपन हाई ब्रेक नहीं कर पाए पूरे दिन के अंदर। दूसरी तरफ ये जो वीकली एक्सपायरी है उसमें जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि 57,000 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटर्स मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 25,200 में मैक्सिमम ओपन राइटर ऑप्शंस राइटर्स देख रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय मार्केट और स्पेंड कर सकता है। लेवल वाइज की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 24,800 एक स्टीप सपोर्ट है। तो कोई भी टिप आता है 25,000 से लेके 25,050 या तो फिर 24,900, तो ये 200-250 पॉइंट की रेंज में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख सकते हो। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 24,800 का मेंटेन करना है। 24,800 अगर ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हम ऊपर में एटलीस्ट ये मंथली एक्सपायरी निफ्टी के अंदर 25,500 से 25,700 के बीच में देख सकते हैं। तो 25,500 25,700 के लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। रीजन बिंग हमने देखा था कि 56,000 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को हमने आरबीआई की पॉलिसी के दिन ब्रेकआउट होते हुए देखा। अब वहां से वापस एक रीटेस्टिंग आ सकता है ऊपर के लेवल से। तो कोई भी गिरावट आती है 56,500 से लेके 56,200 के बीच में मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए। 56,000 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है ये मंथली एक्सपायरी के अंदर हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 57,500 से 58,000 के बीच में आ सकता है। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की ही यहाँ पे रणनीति रहेगी और यहाँ पे हमें नीचे गिरावट का वेट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स में थोड़ा साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति और यहाँ से कल की प्रॉफिट वसूली जो है वो नज़र आ सकती है। मैं शर्मिला जी आपके पास आना चाहूँगा। ख़ास तौर पे मैं जो एक्सचेंज वाले शेयर हैं उन पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि एक अहम खबर रही इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च को जिस तरह से सेबी ने मंजूरी दी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा एमसीएक्स पे, उसका इम्पैक्ट हमने आईएक्स पर भी देखा और पीएफसी और आरईसी में भी देखा। और पीएफसी आरईसी तो ऐसा ही है, चलते भी साथ हैं और जब दबाव आता है तो भी एक तरह का ही दबाव देखने को मिलता है।
तो हमें बताइए कि क्या नजरिया आपका बन रहा है MCX, IEX, PFC और REC जैसे शेयरों में? नजरिया तो पॉजिटिव ही है। सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आईएक्स अगर आप देखेंगे तो काफी स्टॉक हैज जो उसके हाइस थे उस वहां से काफी नीचे है। द रीजन बीइंग कि जिस तरह से पॉलिसी चेंजेस आए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उसने उसके जो प्रोडक्ट्स थे उसको अफेक्ट किया। If you ask me from a absolutely like just perspective कि कहाँ पे electricity derivative products किस तरह से हो सकते हैं, there can be many very interesting products in this और इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही हुई कि जब इस तरह के जब सेक्टर्स रहते हैं तब कहीं ना कहीं से कंट्रोल आ जाता है और चीजें इनके लिए खराब हो गई थी आईएक्स के लिए। So I think now that this measure has come, perhaps things will turn for the better. और यहाँ से आगे हम इस तरह के ही मूव्स देखेंगे जो ओवरऑल इस तरह के और नए तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे और ये एक्सचेंज भी एक बहुत आगे चलकर वाइब्रेंट एक्सचेंज सामने आ सकता है। So it's a bit of a wait and watch, but I think the development is very positive. और PFC REC पर वैसे भी राय पॉजिटिव है और इस खबर के चलते अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस को देखिए, लेकिन सभी स्टॉक्स पर आई थिंक MCX हो, IEX हो, PFC, REC सभी पर एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। ये है नजरिया इस वक्त आता हुआ इन तमाम एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल राजेश बिसेन का लेते हैं। इनके पास यूनियन बैंक का शेयर है किरण जी। 117 के भाव से इन्होंने परचेजिंग की हुई है यूनियन बैंक में। और आपको पता है सिटी यूनियन नहीं, यूनियन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। यूट्यूब जो सवाल हम दर्शकों के ले रहे हैं, राजेश बिसेन का सवाल है ये। और ये 117 के भाव से इन्होंने खरीदा हुआ है और 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं किरण जी क्या राय है? यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट जून 2024 के आसपास ये स्टॉक 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से जो स्टीप करेक्शन आया नीचे में 100 तक की करेक्शन रैली देखी हमने। वहां से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितना महीने जून से लेके आप देखोगे तो फरवरी महीने तक उसने टाइम लिया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीना लिया स्टॉक को 100 रुपए पहुंचने में, 150 to 100 रुपीज। और वहां से 4 महीने के आसपास में ही स्टॉक ने अपने पूरी रिकवरी दिखाई है। तो इट्स अ क्लियर कट स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, क्लियर कट ब्रेकआउट हम यूनियन बैंक के ऊपर देख रहे हैं। काफी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकता है एज पर चार्ट पैटर्न। आप वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमें देखने को मिल रही है यूनियन बैंक के ऊपर। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। वैसे तो पोजिशनल स्टॉप लॉस 100 का बन रहा है, लेकिन वो यहाँ से 30% का स्टॉप लॉस बनेगा तो वो तो हम सजेस्ट नहीं कर सकते। बट एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 145 का मेंटेन करना है फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप 130 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 180 से 200 का लेवल आने वाले समय में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यूनियन बैंक यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। ये आपको सलाह स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 180 से 200 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। फूल सिंह का सवाल लेते हैं। इन्होंने इन्फो एज में खरीदारी की हुई है। 50 शेयर इनके पास हैं और इनका खरीद का भाव है 1437 का। फिलहाल मुनाफे में है लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। शर्मिला जी, इन्फो एज कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? बिल्कुल बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से इनके जो जो उनका बास्केट है बिजनेसेस का, उन सब चीजों को देखकर और वैल्यूएशंस भी काफी ठीक है, नंबर्स आर आल्सो गुड, आगे चलकर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने लॉन्ग टर्म का नजरिया भी मांगा तो इसलिए बने रहने की सलाह फूल सिंह जी आपको। सोहन लाल का सवाल लेते हैं और इन्होंने BSE लिमिटेड पर खरीदारी की हुई है। 27 शेयर हैं इनके पास, 2442 के भाव पे इनकी खरीदारी है। अच्छे खासे मुनाफे में है। पूछ रहे हैं कि क्या मुनाफा बांध लिया जाए या अभी भी पोटेंशियल बाकी है? किरण जी बताइए, नजरिया तो नहीं बताया इन्होंने। सी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से MCX का आप चार्ट देखोगे, मतलब एक एक्सचेंज है IEX जिस
तरह से बढ़ा हुआ है, बीएससी जिस तरह से चल रहा है और जो फ्रेनेजी हम एनएससी के आईपीओ के अंदर देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रैली को राइड करना चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ से अभी मेंटेन करना रहेगा 2700 का। अगर 2700 ब्रेक नहीं होता है तो आप बीएससी को होल्ड रख सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, 3000 का टारगेट हमने लास्ट वीक ही सजेस्ट किया था, वो तो अचीव होता हुआ दिख रहा है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह का रेंज ब्रेकआउट है, यहाँ से आप 32-3300 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2700 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की यहां पर सलाह, आगे और बेहतर आपको रुझान नजर आएंगे। विक्रम का सवाल लेते हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। शर्मिला जी, गार्डन रीच पे डिफेंस शेयरों पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और गार्डन रीच इन्होंने 2991 के भाव पे खरीदा हुआ है, लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए गार्डन रीच यहां से कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कैveat इसमें रखूंगी कि एक चीज देखिए कि इनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, आगे चलकर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर द कंपनी। लेकिन सिर्फ हुआ ये है कि पिछले में भी 2 या 3 सालों में हमने बहुत फास्ट जैसे कहते हैं ना स्टॉक प्राइस में बढ़त देखी है इन सब स्टॉक्स में। Maybe they've gone up 200 times, 300 times, that kind of thing. तो यहाँ से भी ग्रोथ है, लेकिन मुझे लगता है कि 200-300% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं करिए, टेम्पर डाउन योर एक्सपेक्टेशंस। और एक ये स्टडी परफॉर्मर रहेगा। इनके सब ऑर्डर्स काफी लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होने में समय लगता है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट एट दिस लेवल। लेकिन पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसे देखते हुए, जिस तरह का उनका ऑर्डर बुक है, उनका एग्जीक्यूशन है, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि आप उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये आपको सलाह और विस्तृत नजरिया भी शर्मिला जी ने आपको दिया, क्या वो फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। शिल्पी अरोड़ा हमारी अगली दर्शक हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और इन्होंने वरुण बेवरेजेस पर राय जानी चाहिए, वीबीएल पर राय जाननी चाहिए। 100 शेयर है इनके पास 640 के भाव से। एक दूसरा इनका स्टॉक है अशोक लेलैंड, ये भी इन्होंने लिया हुआ है 100 शेयर 217 के भाव से। तो 217 के भाव पे अशोक लेलैंड, वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस इन्होंने लिया है 640 के भाव से। बताइए क्या करना चाहिए किरण जी? पहले हम वीबीएल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वीबीएल का जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम यहाँ देख रहे हैं, स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है। एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 465-470 के आसपास का एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 460 का बन रहा है। अगर 460 का लेवल नीचे में ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और नीचे में 430-400 तक का भी लेवल आ सकता है। तो वीबीएल के लिए 460 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहिए। अगर 460 ब्रेक नहीं होता है तो इमीडिएट लेवल पे 500 और 500 क्रॉस होते ही ऊपर में 550 के लेवल्स आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 460 का स्टॉप लॉस। और दूसरा कौन सा स्टॉक था? अशोक लेलैंड, और अशोक। ये इन्होंने 217 के भाव पे खरीदा है। परफेक्ट। अशोक लेलैंड की बात करें उससे पहले ओवरऑल आईटी के अंदर हमें लग रहा है कि एक अच्छा खासा रुझान आ सकता है। रीजन बीइंग आरबीआई की पॉलिसी में जो रेट कट आया था उसके बाद हमने आज देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर काफी अच्छी एक तेजी थी। पर्टिकुलरली अशोक लेलैंड के चार्ट्स देखे तो वहां पे भी हम डबल बॉटम पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको 230-225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये चाहे तो वीबीएल के अंदर थोड़ा लॉस या जो भी उनके कॉस्ट से नीचे चल रहा है एग्जिट करके उसको रिचर्न करके आप अशोक लेलैंड में ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि काफी स्ट्रक्चरल बुलिश चार्ट दिख रहा है हमें अशोक लेलैंड का। अगर नीचे में 230-225 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले समय में अशोक लेलैंड के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 तक के टारगेट भी। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है अशोक लेलैंड की, डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अशोक लेलैंड पर ये राय आपको मिलती हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे, चेतन सचदेवा का सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है, पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं। 108 रुपए के आसपास की इनकी बाइंग है, फिलहाल मुनाफे में है। बताएं शर्मिला जी, पीएनबी वैसे तो पीएसयू और सरकारी बैंक हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, डिफेंस हो, हर तरफ बेहतर रुझान ही नजर आ रहे हैं, बट पीएनबी पर आपकी क्या राय है? 108 की बाइंग है। आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जो रेट कट है वो पूरा इंटरेस्ट रेट जो बास्केट है उसके लिए पॉजिटिव ही है। और हम वी कैन आर्ग्यू कि आपको प्राइवेट बैंक्स में होना चाहिए, पीएसयूज में होना चाहिए।
द थिंग इज दैट PSUs अगर यहाँ से इम्प्रूव करते हैं तो स्टॉक प्राइस ज्यादा इम्प्रूव होने की संभावना है, क्योंकि ये थोड़ा इस सेक्टर में थोड़ी करेक्शन ज्यादा आई थी एज कम्पेयर टू सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स which are even as we speak probably very close to 52-week highs. So overall I think banking sector में momentum है, और उसमें जो थोड़े larger PSUs है, let's not talk of SBI, लेकिन जो थोड़े larger PSU banks है उनके ऊपर आपका डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए, और उसमें डेफिनेटली PNB एक काम है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको इसमें बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम आज चर्चा में शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट VIP शेयर की ओर। किरण जी बताइए, आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? हमारे रडार पे 2 स्टॉक्स है, दोनों लार्ज कैप कैटेगरी के ही स्टॉक है। पहला जो है वो IT क्षेत्र से है। हमें लग रहा है कि IT के अंदर यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। नो डाउट आज कहीं ना कहीं IT ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और एक करेक्शन आया है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि इन्फोसिस के अंदर या तो ओवरऑल IT के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो इन्फोसिस आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ एक जो कप एंड हैंडल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी है, तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इन्फोसिस के अंदर। 1570 के आसपास का क्लोजिंग है, 1 से 2 दिन में 1600 तक की रैली यहाँ पे आपको देखने को लिए मिल सकती है, और 1555 एज अ स्टॉप लॉस हमें इन्फोसिस के अंदर मेंटेन करना है। सो इन्फोसिस हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा भी आई के ऊपर से ही है, ITC। आज हमने दिखाया कि FMCG एक आउट परफॉर्मर कैंडिडेट था। ITC का भी आप चार्ट देखोगे तो आफ्टर डिविडेंड डिस्काउंट, डिविडेंड जो अनाउंस हुआ था उसका जो प्राइस एडजस्टमेंट था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। राइजिंग चैनल का सपोर्ट भी है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो 420 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। लॉन्ग करना चाहिए यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर 450 तक की रैली आए, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, और 410 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो ITC एंड इन्फोसिस ये हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे, लॉन्ग कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस। और इन्फोसिस ये इस वक्त रडार पे हैं, खासतौर पे किरण जी के। बढ़ते आगे, और शर्मिला जी आप बताइए, आप आज कौन सा स्टॉक लेकर आई हैं? I'm recommending PNB हाउसिंग फाइनेंस। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर मुझे काफी पसंद है, और उसके साथ साथ जो रेट कट आया है, आई थिंक दैट विल बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ग्रेटली। और अगर आप हाउसिंग, रियल एस्टेट और हाउसिंग को भी देखें तो जो अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट रहता है उस पर मेरी राय ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे वो जो हम देखते हैं तो दिख रहा है कि जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स है और उनमें किस तरह के घर बन रहे हैं और किस तरह से द डेवलपमेंट इज हैपनिंग। तो उन सब चीजों को देखकर इस तरह का प्लेयर जो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और जो उसका शेयर था, which it's a very competitive sector, affordable housing, लेकिन उसमें जो उन्होंने जिस तरह का फोकस दिखाया है और जो the contribution to their revenue bottom line जो वहां से बढ़ते जा रहा है, और उसके ऊपर ही उनका काम करने का इरादा है, तो इसको देखकर मुझे लगता है कि इस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 12। बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी और इसके साथ ही किरण जी आप दोनों का, और उम्मीद यही करते हैं कि बाजार में बेहतरी बनी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर राय देने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि आखिर कल कहां कहां नज़र रखनी चाहिए आपको, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यूके में जॉबलेस क्लेम के डेटा आने वाले हैं, बेरोजगारी का डेटा आने वाला, उस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा एमफी का भी डेटा कल आएगा, उस पर भी नज़र रहेगी। सीएट बोर्ड की फंड जुटाने को लेकर एक अहम बैठक है जिस पर नजर रखनी होगी, उसका इंपैक्ट हम देखेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में FSDC की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और साथ ही नासा और इसरो जो है वो एक्सियोम मिशन 4 को लॉन्च करेंगे। ये संयुक्त मिशन है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर कल के बाजार को आप रिएक्ट करता हुआ देखेंगे। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर भेजते रहिए, हम उन सवालों के जवाब कल देंगे। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।